अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जियम एकेडमी। वेलकम टू CSS लेक्चर सीरीज़ एट एक्जियम एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम पास पेपर्स जनरल एबिलिटी के पास पेपर 2019 को डिस्कस करेंगे। इस पेपर का क्वेश्चन 6A फर्स्ट पार्ट हमारे पास। Moise was trying to sleep at one night but there was too much noise around him. His clock ticked every 5 seconds. A tap was dipping every 7 seconds. A pet dog snored every 12 seconds. He noticed his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find out after how many seconds और three things happen together again. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्लॉक जो है वो हर 5 सेकेंड के बाद टिक करता है। वाटर टैप जो है वो डिपिंग कर रहा है आफ्टर एवरी 7 सेकेंड, जबकि डॉग जो है वो स्नोरिंग कर रहा है आफ्टर एवरी 12 सेकेंड्स। तो अगर एक ही टाइम पे तीनों ये चीज़ें हैपन होती हैं या अपीयर होती हैं तो नेक्स्ट कितने टाइम के बाद होंगी, तो इसके लिए हम इसका LCM निकालेंगे। क्लॉक इज़ टिकिंग आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स, टैप इज़ डिपिंग आफ्टर एवरी 7 सेकेंड्स, वाइल डॉग इज़ स्नोरिंग आफ्टर एवरी 12 सेकेंड्स। अब हम 5, 7 और 12 का LCM ले लेते हैं। अब आपको मालूम है कि 5, 7 और 12 में से कोई भी दो नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आते। जब कोई भी दो नंबर किसी टेबल में ना आए तो हम उनका जो LCM होता है वो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा। सो टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच all three things will happen again. All three sounds listen again together is the LCM of the three time durations. हम तीनों का 5 का 7 का और 12 का LCM ले लेंगे। 5, 7 और 12 का LCM लेने के लिए डिवीजन मेथड्स हम यूज़ करेंगे, बट वी नो दैट कि 5, 7 और 12 में से कोई भी दो नंबर किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सो इन तीनों नंबर्स का जो LCM होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। सो LCM ऑफ 5, 7 and 12 is 5 multiply 7 multiply 12. Since no two numbers came in the same table, so LCM of 5, 7, 12 will be 5 times 7 times 12. तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420. LCM of 5, 7 and 12 is 420. It means after every 420 seconds all three sounds will be listened together. Thus all three things will happen together after every 420 seconds. After every 420 seconds. तो ये था हमारा 6A क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ 6B में one pipe can fill a pool in 1.25 times as fast as second pipe. When both pipes are opened, they can fill in 5 hours. How long will it take to fill the pool if only slower pipe is used? अब दो पाइप्स हैं, एक स्लो पाइप है, एक फास्ट पाइप है। जो फास्ट पाइप है वो स्लो पाइप से 1.25 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा जल्दी उसको फिल कर देगा स्विमिंग पूल को। स्लो पाइप जो है इससे ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो फास्टर पाइप है वो कितने टाइम में इस पूल को फिल कर सकता है। सपोज़ फास्टर पाइप कैन फिल द पूल इन X आवर्स टाइम। ये हमने सपोज़ कर लिया। अब जो सेकंड पाइप होगा वो इससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगा पूल को फिल करने के लिए। सो द स्लोअर पाइप कैन फिल द सेम पूल in 1.25 X hours. Slower pipe can fill the pool in 1.25 hours. अब दोनों पाइप मिलके जो है वो 5 आवर्स में फिल कर लेते हैं। 1 घंटे में कितना हर पाइप फिल करेगा,
So part of pool filled in 1 hour by each pipe. जो फास्टर पाइप है वो 1 घंटे में जो फिल करेगी पूल को वो इसके टाइम का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इसका फिल करने का टाइम था फास्टर पाइप का x, तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो 1/x पार्ट जो फिल होगा 1 घंटे में बाय फास्टर पाइप। इसी तरह से जब 1.25x टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो स्लोअर पाइप का टाइम आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा जितना वो 1 घंटे में फिल करेगा। सो स्लोअर पाइप कैन फिल 1/1.25x ऑफ द स्विमिंग पूल। अब दोनों पाइप मिलके 5 आवर्स में इस पूल को फिल कर लेते हैं। बोथ पाइप्स कैन फिल द पूल इन 5 आवर्स। अब दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, तो दोनों के जो फ्रैक्शनल पार्ट्स थे 1 आवर के, उन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों का जॉइंट टाइम आ जाएगा। बोथ पाइप्स टुगेदर कैन फिल द पूल इन 5 आवर्स। 1 घंटे में कितना फिल करेगा, अगर वो दोनों पाइप्स मिलकर 5 आवर्स में फिल कर सकते हैं तो 1 घंटे में 1/5 फिल करेंगे, यानी कि 5 जो आवर्स टाइम था उसका रेसिप्रोकल। तो 5 आवर्स में अगर फिल करते हैं पूल को दोनों मिलके तो 1 घंटे में फिल करेंगे 1/5। अब एक फास्टर पाइप जो 1/x पार्ट फिल करता है पूल का 1 घंटे में फर्स्ट आवर में, उसी टाइम में जो सेकंड पाइप है स्लोअर पाइप वो 1/1.25x पार्ट ऑफ द पूल फिल कर देता है। दोनों मिलके कितना करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो इन 1 आवर बोथ पाइप्स टुगेदर, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/1.25x। ये वो पार्ट्स आ जाएंगे स्विमिंग पूल के जो 1 घंटे में फिल होते हैं, और मिलकर दोनों कितने घंटे में फिल करते हैं 5 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा 1/5। अब लेफ़्ट साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम x और 1.25x का एलसीएम आ जाएगा 1.25x। अब जब इसको डिवाइड करेंगे x से तो x से x कट जाएगा तो 1.25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.25x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 2.25 ओवर 1.25x इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ पे हम डेसिमल, ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, नीचे भी हैं, तो हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं 100 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन को, तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये 125 और 225 25 के टेबल में कट जाते हैं। अब इसे 5 के टेबल में भी काट सकते हैं। 25 के टेबल में काटेंगे तो ये ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब बोथ साइड डिनोमिनेटर में 5 वो आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 9। ये 9/x = 1 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो फास्टर पाइप है वो 9 आवर्स में स्विमिंग पूल को फिल कर सकता है। स्लोअर पाइप में कितने टाइम में फिल करेगा, तो 1.25x में x की वैल्यू पुट कर दी, तो 1.25 × 9, thus the slower pipe can fill in 1.25 × 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.25 आवर्स। ये डेसिमल में आंसर आ गया 11.25 आवर्स। अब 0.25 जो होता है ये 1/4 पार्ट होता है, तो आर का 1/4 पार्ट होता है 15 मिनट्स, तो हम ये कह सकते हैं 11 आवर्स एंड 15 मिनट्स में ये स्लोअर पाइप जो है वो इस स्विमिंग पूल को फिल कर सकता है, अगर इसे हम अलोन इसको ओपन करेंगे। तो अकेला फास्टर पाइप 9 आवर्स में फिल कर सकता है, अकेला स्लोअर पाइप 11.25 या 11 आवर्स 15 मिनट्स में फिल कर सकते हैं, और दोनों मिल के अगर उसे फिल करना चाहेंगे तो ये 5 आवर्स में इस पूल को फिल कर सकते हैं दोनों पाइप्स जॉइंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6C पार्ट। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 आवर इज इन 2018 was 264, which was 20% more than that in 2013. What was the cost of hiring a car in 2013? जो 2013 में हायरिंग कॉस्ट थी कार की, 2018 में उसका 20% ज़्यादा है, और वो 20% ज़्यादा होने से, प्राइस बढ़ने से, जो 2018 में उसकी प्राइस है वो 264 है। हमें 2013 की प्राइस फाइंड करनी है, सो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 days, ये 2 days के लिए हायरिंग की कॉस्ट हमारे पास है, तो फॉर 2 days इन 2013 की फाइंड करनी है, तो उसको हमने सपोज कर लिया। तो 2013 में 2 days के लिए कार को हायर करने की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। अब 20% ये इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 2018 में जो प्राइस है वो 20% मोर है देन द प्राइस इन 2013। तो
इसका मतलब ये हुआ कि 2013 की प्राइस में अगर हम इसका 20% ऐड कर दें, ये 2018 की प्राइस निकल आएगी। टू फाइंड द प्राइस 20% मोर देन दिस प्राइस x, हम इसका 20% ले लेंगे। 20% ऑफ x वी ऐड इट्स 20%, हम इसमें इसका 20% जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2018 की प्राइस आ जाएगी। तो 13 की प्राइस थी x और इसका 20% लेना है तो ये 20% ऑफ x लेंगे। तो 20% को लिखा जा सकता है 20/100 इंटू x। अब यहाँ पे ये डेसिमल की फॉर्म में बन जाएगा 0.2x। तो 0.2x जो है वो प्राइस ज़्यादा है 2018 में एज़ कम्पेयर टू 2013। लिहाजा हम यहाँ पे 2013 की जो प्राइस हमने सपोज की x, उसके अंदर ये इंक्रीज़ हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2018 की प्राइस आ जाएगी। सो प्राइस इन 2018 इज़ x प्लस 20% इंक्रीज़ विच इज़ 0.2x। दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.2x। अब ये 2018 की प्राइस हमें गिवन है, वो इसकी जगह पुट कर देंगे 264। प्राइस इन 2018 इज़ 264। अब दोनों प्राइसेस को इक्वेट कर देंगे। वेरिएबल में है 1.2x और जो गिवन है एक्चुअल वो है 264। दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड 264 और 1.2। यहाँ से डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 264 को 12 पे काट सकते हैं हम, ये 12 में कट जाएगा 12 के टेबल में। 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी होगा और 12 2 ज़ा 24, तो 22 आंसर आ गया कटने के बाद। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 220। सो इसका मतलब x जो प्राइस थी हमारे पास 2013 में तो उसका आंसर आया 220। सो इसका मतलब ये हुआ प्राइस फॉर हायरिंग अ कार फॉर 2 days इन 2013 was 220। 220 को जब हम 20% इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारे पास 264 बन जाएगी, जो कि प्राइस आ जाएगी 2018 की। तो ये हमारा आंसर आ गया, 2013 की प्राइस आ गई जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अनदर 5 मार्क्स। 7A पार्ट है, बॉयज़ एंड मायर शेयर अ लॉटरी, win of 2000 rupees in the ratio 1:4. Moise then share this part between himself, his wife and his son in the ratio of 4:5:1. How much more his wife gets over his son? इस क्वेश्चन में हमें 2000 को डिवाइड करना है पहले मोइज़ और मायर में 1:4 में, फिर जो मोइज़ का पार्ट होगा उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है मोइज़ में, उसकी वाइफ और उसके सन में, और रेशियो में 4:5:1 की रेशियो है। अब हमारे पास ये रेशियो का क्वेश्चन है, शेयर ऑफ मोइज़, उसे हम मल्टीपल की फॉर्म में रेशियोज़ को ले लेंगे। रेशियो है वो मोइज़ की 1, तो इसका जो शेयर होगा मोइज़ का वो हो जाएगा 1 का मल्टीपल यानी कि 1x। मोइज़ की रेशियो 1 थी तो उसका शेयर जो होगा वो 1 का मल्टीपल होगा। मायर की रेशियो जो है वो 4 है, तो मायर का जो शेयर आएगा वो उसकी रेशियो 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि उसे हम ले लेंगे, सपोज कर लेंगे 4x। तो शेयर ऑफ मोइज़ इज़ 1x एंड शेयर ऑफ मायर इज़ 4x। अब इन दोनों का सम हमें गिवन है, जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी, लॉटरी जो होनी डिस्ट्रीब्यूट दोनों में, तो इन दोनों का सम ले लेंगे, मोइज़ प्लस मायर, जो दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है लॉटरी की वैल्यू, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर देंगे शेयर्स को, 1x प्लस 4x 5x आ जाएगा। लॉटरी जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसकी वैल्यू है 2000, सो 2000 इक्वल्स टू 5x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2000 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400। सो इस तरह से अब मोइज़ का शेयर जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होना है मोइज़, हिज वाइफ एंड सन में, वो 400 रुपीज़ है। शेयर ऑफ मोइज़ 1 into 400 is 400, while share of Mayer is 4 into 400 is 1600। अब यहाँ पे 400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्दर हम मोइज़, वाइफ एंड हिज सन में, और उनकी रेशियो में गिवन है 4:5:1। मोइज़ अपने मोइज़ में को मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा। इसका मतलब ये होगा 400 में जो 4 पार्ट्स हैं वो मोइज़ को मिलेंगे, 5 पार्ट्स उसकी वाइफ को क्योंकि उसकी रेशियो 5 है, और 1 पार्ट उसके सन को मिलेगा क्योंकि उसकी रेशियो 1 है। डिवाइड 400 अमंग मोइज़, हिज वाइफ एंड हिज सन in the ratio of 4:5:1।
1. His wife and his son. शेयर ऑफ मोइस, यहाँ पे इसकी रेशो है 4, तो 4 का मल्टीपल होगा, 4:5:1 है, तो मोइस की रेशो 4, यहाँ पे 4 का मल्टीपल यानी कि 4y विद डिफरेंट वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे। शेयर ऑफ हिज वाइफ की रेशो जो है वो 5 है, तो उसका शेयर आ जाएगा 5 का मल्टीपल यानी कि 5y। शेयर ऑफ हिज सन, उसके सन के जो रेशो है वो 1 है, तो उसका जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का मल्टीपल यानी कि 1 × y। अब इन तीनों शेयर्स का सम जो है वो 400 के इक्वल है, सो तीनों को ऐड अप कर देंगे क्योंकि हमें इन तीनों का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें गिवन है। सो टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट इज 4y + 5y + 1y, और ये टोटल हमें गिवन है 400 के इक्वल। अब ये हमने कैलकुलेट किया है, तो मोइस, हिज वाइफ, हिज सन, 5 + 4 + 1, तो इनको ऐड कर दिया, 4y + 5y + 1y, और ये 400 के इक्वल होना चाहिए। सो 400 = 10y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 400 / 10, 40 के इक्वल। 400 / 10 = 40। अब हमने फाइंड करना है कि मोइस की वाइफ को मोइस के सन से कितना ज़्यादा मिला है, हाउ मच मोर हिज वाइफ gets over his son, so how much more his wife will get than his son। तो ये दोनों के जो शेयर्स हैं, वाइफ का शेयर 5y था, सन का शेयर 1y है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये अमाउंट आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 5y, इसके 5 का शेयर 1y, इसके सन का शेयर, तो 5y - y, तो ये आ जाएगा 4y। तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 × 40 = 160। तो 160 जो है उसकी वाइफ को ज़्यादा मिलेंगे इसके सन से मोइस के। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जहाँ पे मोइस के शेयर ऑफ वाइफ फाइंड किया वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, तो मोइस का शेयर हमारे पास आ जाएगा 4 × 40 = 160। हिज वाइफ, शेयर ऑफ हिज वाइफ, ये यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, 5 × 40 200, और सन का शेयर आ जाएगा 1 × 40 = 40। अब यहाँ पे वाइफ और सन दोनों का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये भी यहाँ से भी डिफरेंस ये कैलकुलेट किया जा सकता है। सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 200 - 40 = 160। तो यहाँ से भी आंसर निकाला जा सकता है। सो हिज वाइफ will get 160 more than his son, so his wife will get 160 more than the son। तो ये था हमारा 7A क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7B क्वेश्चन। अ फार्मर कीप्स hens and rabbits on his farm. One day he counted the total of 70 heads and 196 legs. How much more hens than rabbits does he have? उसने heads काउंट किए हैं वो 70 हैं, legs काउंट किए हैं वो 196 हैं। हमें ये बताना है कि उसके पास कितनी hens rabbit से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ़ hens को एज के साथ, नंबर ऑफ़ hens, इसे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सपोज कर लिया एज फॉर हैंड्स, और इसी तरह से नंबर ऑफ़ रैबिट्स को हम सपोज कर लेंगे आर फॉर रैबिट। नंबर ऑफ़ रैबिट्स फार्मर हैज़ इक्वल्स टू आर, नंबर ऑफ़ रैबिट्स फार्मर हैज़ इक्वल्स टू आर। अब हमारे पास डाटा हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास हैंस और रैबिट्स हैं, और जो हमारे पास फिगर्स गिवन है वो लेग्स एंड हेड्स की गिवन है, हैंड्स, रैबिट्स, और इनका टोटल भी हमें गिवन है। तो अब हम बात करेंगे पहले हेड्स की। नंबर ऑफ़ हेड्स हैंड्स में और रैबिट्स, हेड हर एक में, हर एनिमल में एक ही होता है, तो हैंड्स में भी एक होगा और रैबिट्स में भी एक।
जबकि लेग्स का डिफरेंस होता है। जो बर्ड्स हैं उनके अंदर 2 लेग्स होती हैं और एनिमल्स के अंदर 4। सो यहाँ पे हैंस 1 हेड, रैबिट 1 हेड, और इनका टोटल हमें काउंट गिवन है 70, इक्वल टू 70 लिख देंगे। इसी तरह नंबर ऑफ हैंस हैज़ 2 legs एंड रैबिट्स हैज़ 4 legs एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 196। अभी हमने हैंस को एज सपोज किया है, तो हमारे पास हैंस के हेड्स कितने होंगे, 1 इंटू एच हो जाएगा, और हैंस के लेग्स कितनी होंगी, 2 इंटू एच, 2 legs ईच है हैंस, और टोटल हैंस कितनी एज, तो 2h हो जाएगा। इसी तरह रैबिट्स में 1 हेड, तो उनके रैबिट्स के हेड्स हो जाएंगे r, और रैबिट्स की लेग्स हो जाएंगी 4r। अब हेड्स का सम कर लिया, इक्वल टू 70 होना चाहिए, और हेड्स का और लेग्स का सम किया, लेग्स का 196 होना चाहिए। इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे देते हैं। यहाँ पे हमेशा आपने जो नंबर ऑफ़ लेग्स वाली इक्वेशन है उसको हमेशा 2 पे डिवाइड कर देना है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लेग्स की बात कर रहे होंगे उसे हमेशा हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो जब इक्वेशन 2 को यहाँ पे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2h को 2 पे डिवाइड किया, h बच जाएगा। 4r को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2r आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड किया रैबिट्स को, तो ये 2 बच गया। जबकि राइट हैंड साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। तो h प्लस 2r इक्वल्स टू 98। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन 2 पे डिवाइड करने के बाद आ गई। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को हमेशा माइनस कर देंगे, जो हेड्स वाली इक्वेशन है। हेड्स वाली इक्वेशन को हमेशा लेग्स वाली इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करने के बाद उसको माइनस कर देंगे। h प्लस आर इक्वल्स टू 70, माइनस करना है दोनों को, तो साइन चेंज कर देंगे। हेड्स वाली इक्वेशन में माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, h से h कट जाएगा, 2r माइनस आर, r बच जाएगा, इक्वल्स टू 98 माइनस 70, 28 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रैबिट्स, सो नंबर ऑफ़ रैबिट्स हमारे पास 28, सो फार्मर हैज़ 28 रैबिट्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हैंस आ जाएंगी। पुट इन इक्वेशन 1, h प्लस r इक्वल्स टू 70, r की वैल्यू 28 पुट कर देंगे, h प्लस 28 इक्वल्स टू 70। अब 28 को 70 में से जाके माइनस कर देंगे तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 माइनस 28 इक्वल्स टू 42। सो फार्मर हैज़ 42 hens एंड 28 rabbits। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि हाउ मैनी मोर hens देन rabbits फार्मर हैज़। सो नंबर ऑफ़ hens इक्वल्स टू 42, नंबर ऑफ़ rabbits इक्वल्स टू 28, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ hens आ जाएंगे जो rabbits से ज़्यादा हैं, 14। सो फार्मर हैज़ 14 मोर hens देन rabbits। Farmer has 14 more hens than rabbits, or there are 14 more hens than rabbits. The farmer has 14 more hens than rabbits. तो ये हमारा 7B क्वेश्चन हो गया। अब 7C, व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो हम पॉलीगॉन को डिस्क्राइब करते हैं, एनी n greater than 3 sided क्लोज शेप इज़ कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ऐसी कोई भी क्लोज शेप जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स हों, क्योंकि क्लोज शेप बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स रिक्वायर्ड होती हैं, 2 साइड से क्लोज शेप नहीं बन सकती है। लिहाजा 3 साइड्स और मोर देन 3 साइड्स हों किसी भी शेप की फिगर की तो इसे हम पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये तमाम जो हैं ये पॉलीगॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, quadrilateral, pentagon, etc. All these are closed shapes having more than or equal to 3 sides. Triangle में 3 sides होती हैं, quadrilateral में 4 sides हैं, pentagon में 5 sides हैं, इसी तरह से hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, ये सारी closed shapes हैं, तो ये सारी के सारी polygon कहलाती हैं। Pentagon are some examples of polygons. A polygon has n sides and n angles. A polygon has sides and angles. किसी पॉलीगॉन्स में 2 उसमें
चीज़ें पाई जाएंगी, एक उनके साइड्स होंगी, सेकंड वन उनके एंगल्स होंगे। तो जितने साइडेड पॉलीगॉन होगी उसमें उतने ही एंगल्स होंगे। नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पॉलीगॉन। इन n sided polygon there will be n sides and n angles. In n sided polygon there will be n sides and n angles. There are n sides and n angles. N number of angles. If all three sides are equal and all three angles, if all sides are equal and all angles are equal in Mayer, then this polygon is called a regular polygon. If all sides of a polygon and all angles of a polygon are equal in Mayer, then such polygon is called regular polygon. If all sides of a polygon are equal in length or all angles equal in Mayer, all angles of the polygon are equal in Mayer, such polygon is called a regular polygon. रेगुलर पॉलीगॉन में तमाम साइडें इक्वल होती हैं, तमाम एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे हम सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन की बात करें तो ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और अगर ऑल 3 साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल, उसमें अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। सो स्क्वायर इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एंड देन उसके बाद चूँकि हम वर्ड ही यूज़ करते हैं पेंटागन, हेक्सागन, तो स्पेसिफिक नेम नहीं है सिवाय ट्रायंगल और स्क्वायर के, तो बाकी जितने आपके पॉलीगॉन्स के नेम हैं उनके साइड्स के अकॉर्डिंग उसके साथ हम रेगुलर का वर्ड लगा देते। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। और अगर उसके साथ रेगुलर का वर्ड नहीं है तो देन इट विल बी एनी पॉलीगॉन। उसमें सारी साइड्स इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, बट अगर साथ वर्ड हम रेगुलर का यूज़ करेंगे then it must be a polygon with equal sides. For example, 3-sided regular polygon is a equilateral triangle. 3-sided regular polygon is an equilateral triangle, is called equilateral triangle. Equilateral triangle, triangle. Similarly, 4-sided regular polygon is called square. 4-sided is a square, is a square. 4-sided regular polygon is called square. And 5-sided is regular pentagon. 5-sided is regular pentagon. 6-sided रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पे इनमें तमाम में जो प्रॉपर्टी है, फीचर है, एट्रीब्यूट है, वो ये है कि तमाम साइड्स इक्वल होंगी। जैसे स्क्वायर में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इन तमाम में जो ऑल साइड्स होंगी रेगुलर में वो इक्वल होंगी। अ वर्ड रेगुलर इज़ एडेड इन पेंटागन एंड हायर पॉलीगॉन्स। जो भी 5 साइड से ज़्यादा, 5 साइड या 5 साइड से ज़्यादा की पॉलीगॉन होगी उसके साथ वर्ड रेगुलर यूज़ कर देंगे। जैसे पेंटागन के साथ रेगुलर पेंटागन, 6-sided हेक्सागन होती है उसके साथ रेगुलर हेक्सागन, ऑल 6 साइड्स विल बी इक्वल। इसी तरह से अगर ऑल 7 साइड्स आर इक्वल तो हम उस हेप्टागन को हम कहेंगे रेगुलर हेप्टागन। अ वर्ड रेगुलर इज़ एडेड टू द नेम इन हायर डायमेंशन पॉलीगॉन। तो 5 से ऑनवर्ड जो है वो हम उसके साथ वर्ड रेगुलर यूज़ कर देते हैं, लाइक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन एंड सो ऑन। अब हम इन पॉलीगॉन्स की कुछ शेप्स देख लेते हैं, पॉलीगॉन्स और रेगुलर पॉलीगॉन्स की। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन की बात करते हैं। 3-sided पॉलीगॉन, ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। इसमें 4 साइड्स हैं, ऑल 4 साइड्स आर स्ट्रेट लाइंस और ये 2D शेप है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटागन की। इसमें 5 साइड्स हैं, तो ये एक पेंटागन है जिसमें तमाम 4 साइड्स जो हैं, 5 साइड्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं। सो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन
और इस तरह से 6 साइड्स होंगी, तो हेक्सागन, हेप्टागन एंड फर्दर चलती जाएंगी। अब कुछ शेप्स हम देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की। जो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन है वो 3 साइडेड स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन यानी कि ट्राइंगल होगी। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 एंगल्स भी, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल और ईच एंगल 60 डिग्री का है। इसके बाद हम 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को देखते हैं विच इज़ अ स्क्वेयर। इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, मीन्स ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तमाम 5 साइड्स 5 साइड्स इक्वल हैं, ऑल 5 एंगल्स आर इक्वल। 3 साइडेड हमारे पास, इसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को हम, इसका नाम है स्क्वायर, जबकि 5 साइडेड पॉलीगॉन को और जो इसमें रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसे हम कहेंगे रेगुलर पेंटागॉन। इसके बाद अगर हम बात करें 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन की, तो वो हमारे पास रेगुलर हेक्सागॉन है जिसमें 6 साइड्स हैं एंड ऑल 6 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 6 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, और इसे हम कहेंगे ये रेगुलर हेक्सागॉन। तो पेंटागॉन, हेक्सागॉन और हेप्टागॉन और ऑक्टागॉन, इन तमाम के साथ हम सिर्फ रेगुलर का वर्ड ऐड कर देंगे तो वो रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगी। जबकि 3 और 4 साइड्स के लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 डी। इसमें हमने कोडिंग करनी है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC, हाउ विल बी मेडिसिन विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। कंप्यूटर का कोड हमें गिवन है, हमें मेडिसिन का कोड जो है वो बताना है। If computer is coded as RFUVQNPC, ये इसका कोड है। अब इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। कंप्यूटर का कोड, कंप्यूटर और इसके कोड दोनों को वर्टिकल फॉर्म में COMPUTER। जैसे कि हमें मालूम है कोड सेम उनकी डायरेक्शन हो सकती है, रीडिंग की उनके लेटर्स की सेम डायरेक्शन में कोड किया जा सकता है कंप्यूटर के। जैसे कंप्यूटर को हम रीड कर रहे हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स को स्पेल कर रहे हैं, इसी तरह से इसको कोड को स्पेल किया जा सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है रिवर्स ऑर्डर में हो। कंप्यूटर को हम सी से प्रोनाउंस करना शुरू कर रहे हैं, स्पेल करना शुरू करते हैं, जबकि उसके कोड को लास्ट लेटर सी से, CPNQVUFR, ये उसका कोड इस तरह से है। तो हम इसको इसी ऑर्डर में लिख लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले हमने सी लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर थर्ड लास्ट लेटर एन, उसके बाद क्यू हम लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे। यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में हमें कोड गिवन है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लेना है, एक्सप्लोर कर लेना है हमने, जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं। तो ये इसका कोड आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सी की जगह पे सी है कोड के अंदर भी, नो चेंज। और इसी तरह लास्ट लेटर, उसमें भी कोई चेंज नहीं, आर की जगह पे आर। और बाकी रिलेशन अगर हम देखें, ओ को कोड किया गया पी के साथ, ओ के बाद नेक्स्ट लेटर जो होता है वो पी होता है। इसी तरह से एम से नेक्स्ट लेटर एन, तो एम का कोड एन बन गया। पी का नेक्स्ट लेटर क्यू, तो पी का कोड क्यू, यानी कि हर लेटर का जो नेक्स्ट लेटर है वो उसका कोड बन जाता है। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वो एज इट इज़ रिपीट होने हैं। ओ का पी बन गया, एम का एन बन गया, पी से क्यू बन गया, यू के बाद वी आता है, टी के बाद यू आता है और ई के बाद एफ आता है। अब हम मेडिसिन का कोड बनाते हैं। मेडिसिन का कोड बनाना है तो इसको हमने इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, मेडिसिन। ये इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम इसको स्पेल कर रहे हैं मेडिसिन को। हम इसी फॉर्म में इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, इसी ऑर्डर में, MEDICINE। अब जैसे कि हमारे पास एक गिवन एग्जांपल में फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो एज इट इज़ रिपीट हुए हैं कोड के अंदर, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है एज इट इज़ लिख लेंगे। एम एज इट इज़ आ जाएगा और ई भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर एम होगा, एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा कोड के अंदर, लास्ट लेटर ई भी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। और जो मिडल वाले लेटर्स हैं उनमें हम हर लेटर का नेक्स्ट लेटर उसका कोड है, चूँकि हमारे गिवन एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर भी हम नेक्स्ट लेटर ई के बाद एफ कोड आ जाएगा, डी के बाद उसका कोड ई बन जाएगा, आई का कोड जे बन जाएगा, सी के नेक्स्ट लेटर डी होता तो सी का कोड डी बन जाएगा, आई से नेक्स्ट लेटर जे होता तो आई का कोड जे बन जाएगा, एन से नेक्स्ट लेटर ओ होता है तो एन का कोड ओ बन जाएगा। अब इसको हमने लिखना है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास जो गिवन एग्जांपल थी उसमें कोड जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। कंप्यूटर को इस ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में हम रीड कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, जबकि उसके कोड को हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं। हम उसे आर से शुरू कर रहे हैं, नीचे से। तो सेम कोड को हम नीचे से रीड कर रहे हैं, यानी कि आर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेम यही पैटर्न हमने फॉलो करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है। मेडिसिन को हम
टॉप से बॉटम हम रीड कर रहे हैं, जबकि उसका जो कोड होगा वो बॉटम टू टॉप हम लिखेंगे। तो जब कोड में लिखना शुरू करेंगे हम ई से लिखना स्टार्ट करेंगे, ई ओ जे डी रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जे ई एफ एंड एम। हम एंड से शुरू किया हमने और हम फर्स्ट लेटर एम तक पहुंचे। तो ये डायरेक्शन जो है ये इसको याद रखना है कि हमारे पास गिवन एग्जांपल में डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7, जो कि उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। एम जो है इसका कोड का लास्ट लेटर है, जबकि मेडिसिन के अंदर जो था एम फर्स्ट लेटर है। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट 7 piano students T, U, V, W, X, Y and Z are given a recital and their instructors is deciding the order in which they will perform. Each student will play exactly one piece, a piano solo. In deciding the order of the performance, the instructor must observe the following instructions. X cannot play first or second. तो यहाँ पे चूँकि 7 स्टूडेंट्स हैं तो हम 7 तक नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब X जो है वो नंबर 1 और 2 पे परफॉर्म नहीं कर सकता, सो हम X को 1 और 2 पे लिख के क्रॉस कर देंगे कि इसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 या 2 पे नहीं हो सकती। एट नंबर 1 और 2 X कैन नॉट परफॉर्म, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, इस नंबर 2 पे भी क्रॉस कर दिया। W कैन नॉट हैव प्लेड until X has played. W उस वक्त तक प्ले नहीं करेगा जब तक X प्ले ना कर ले, जिसका मतलब X जो है वो W से पहले ही परफॉर्म करेगा और W बाद में परफॉर्म करेगा, तो इसको हम लिख लेंगे X लेस देन W। Neither T nor Y can play 7th। जिस तरह से 1 और 2 पे X परफॉर्म नहीं करेगा, इसी तरह से नंबर 7 पर Y या T ये दोनों प्ले नहीं करेंगे, दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे। लिहाजा यहाँ पे इनको T और Y को लेकर इनको भी हम क्रॉस कर देंगे कि इनकी परफॉर्मेंस नंबर 7 पे नहीं होगी। Either Y और Z must play immediately after W। W के बाद फौरी तौर पर फ़ौरन बाद या तो Y प्ले करेगा, परफॉर्म करेगा, या फिर Z परफॉर्म करेगा। सो दोनों में से कोई एक मस्ट परफॉर्म करेगा आफ्टर W परफॉर्मेंस। सो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, W Y ये एक मस्ट है इन दोनों का सीक्वेंस, या फिर W Z इनका ये सीक्वेंस मस्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी, V मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएटली बिफोर यू प्लेड। तो वी जो है वो यू के फ़ौरन बाद या यू से फ़ौरन पहले परफॉर्म करेगा। इन अदर वर्ड्स ये कह लें वी और यू ये भी दोनों कंसेक्यूटिव होंगे, दोनों की परफॉर्मेंस कंसेक्यूटिव होगी, लेकिन ऑर्डर इनमें कोई भी हो सकता है, वी पहले हो सकता है यू बाद में, या यू पहले और वी बाद में हो सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे यू वी इस सीक्वेंस में, और स्लैश लगाकर हम यू वी स्लैश मीन और वी यू। तो इन दोनों में से कोई एक सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा वी और यू की परफॉर्मेंस के लिए। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन का आंसर, इफ़ वी प्ले फर्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। हमने जो मस्ट ट्रू है ऑप्शन है वो हमने चूज़ करनी है, मतलब जिसका कोई ऑल्टरनेट, कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे 7 परफॉर्मेंसेज हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 तक नंबर लिख लेते हैं, वी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और वी की परफॉर्मेंस नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे वी लिख दिया। चूंकि यू और वी की परफॉर्मेंस कंसेक्टिव है तो वी ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है नंबर 1 पे, तो इसका नंबर 2 पे मस्ट यू होगा, ये वी यू का सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, तो सेकंड नंबर पे यू आ गया। अब हमें मालूम है कि नंबर 7 पे Y और T परफॉर्म नहीं कर सकते। सिमिलरली X के बाद W ने परफॉर्म करना है और W के फौरन बाद Y ने या Z ने परफॉर्म करना है। इसका मतलब नंबर 7 पर Y तो पहले ही ऑलरेडी कैंसिल है, W भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता, U और V ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी परफॉर्म नहीं कर सकते। W ने X के बाद परफॉर्म करना है और W के साथ कंसेक्टिव या तो Y होगा या फिर W के साथ कंसेक्टिव Z हो सकता है। इसका मतलब नंबर 7 पे Y ऑलरेडी क्रॉस है, परफॉर्म नहीं कर सकता, हमें कंडीशन में गिवन है, तो अब W भी परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज W के बाद Y ने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे नंबर 7 पे W भी नहीं आ सकता, U और V ऑलरेडी क्रॉस क्योंकि वो 1 और 2 पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो अगर हम स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे लिख लें, स्टूडेंट की लिस्ट बना लें, तो उसमें से जो जो परफॉर्म कर चुके हैं या जो नंबर 7 पे क्रॉस नहीं कर सकते उनको हम क्रॉस कर देते हैं। नंबर 7 पे T परफॉर्म नहीं कर सकता, U परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑलरेडी कर चुके हैं U और V। T का गिवन परफॉर्म नहीं कर सकता, W हम अभी निकाल चुके हैं ऊपर चूंकि उसने X के बाद परफॉर्म करना, लिहाजा वो भी नहीं कर सकता। Y के भी गिवन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, इसका मतलब नंबर 7 पे Z मस्ट हो गया। नो अदर चॉइस, या तो बाकी लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं या वो नंबर 7 परफॉर्म नहीं कर सकते। द ओनली चॉइस एट नंबर 7 इज Z। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है C ऑप्शन, Z प्ले 7, 1 पे V, 2 पे U और 7 पे Z। थर्ड पे हमारे पास X, 4 पे W, 5 पे Y, 6 पे T। हमारे पास एक ये ऑप्शन हो सकती है, चॉइस हो सकती है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास 3 4 5 6 के लिए T, X, W और Y हो सकता है। यहाँ पर भी W के बाद Y है, W X के बाद है।
फर्स्ट ऑप्शन में भी डब्ल्यू एक्स के बाद था और उसके बाद वाई था। थर्ड ऑप्शन टी हमारे पास नंबर 3 पे हो, नंबर 4 पे हमारे पास एक्स आ जाए, नंबर 5 पे वाई हो जाए, नंबर 6 पे डब्ल्यू और उसके बाद फौरन बाद जी आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ से इस तरह से ट्रू हो जाएगी, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है नंबर 3 पे टी हो, नंबर 4 पे हमारे पास वाई आ जाए, नंबर 5 पे एक्स, नंबर 6 पे डब्ल्यू और 7 पे जी, अगेन कंजेक्टिव हो जाएंगे डब्ल्यू एंड जी। ये ऑप्शन पॉसिबल है हमारे पास। या फिर नंबर 3 पे एक्स आ जाए, नंबर 4 पे टी हो जाए, नंबर 5 पे डब्ल्यू और नंबर 6 पे वाई। तो डब्ल्यू के बाद वाई कंजेक्टिव हो गया, डब्ल्यू एक्स के बाद भी आ गया, ये भी एक चॉइस पॉसिबल है। एक और ऑप्शन हमारे पास नंबर 3 पे एक्स, नंबर 4 पे वाई, देन नंबर टी एंड फिर डब्ल्यू। तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनमें ये 3, 4, 5, 6 को फिल किया जा सकता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अरेंज किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है। अब टी जो है वो नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, लिहाजा यहाँ पे इसमें ये टी मस्ट 6 ये नहीं है, ये क्रॉस होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद एक्स, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे 3rd पे भी है, 4th पे भी है, 5th पे भी है, लिहाजा यहाँ पे एक्स भी मस्ट नहीं है, इसमें भी चॉइस ऑप्शन है, ये भी क्रॉस हो गया। जी 7th, यस इन ऑल पॉसिबल, Z is the only place where he can play, वो 7 नंबर पे, तो ये आंसर है इसका। T immediately after Y, तो T immediately after Y फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, T नंबर 3 पे और Y नंबर 5 पे, 5 और 6 पे ये ऑप्शन में T कंजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर कंजेक्टिव है T Y के बाद, इसके अलावा T Y के बाद नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगी। तो ये T फर्स्ट में टॉप पे हमारे पास T के बाद X है, सेकंड में T के बाद X है, नीचे हमारे पास T के बाद W है, फिर टी के बाद वाई है, तो ये ऑप्शन हमारी क्रॉस हो जाती है। लास्ट हमारे पास है डब्ल्यू प्लेज इमीडिएटली आफ्टर एक्स, डब्ल्यू एक्स के बाद यहाँ पर डब्ल्यू एक्स के बाद है, यहाँ पर भी डब्ल्यू एक्स के बाद है, नीचे भी डब्ल्यू एक्स के बाद है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एक्स के बाद फौरी नहीं है, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स के बाद फौरी तौर पे नहीं है, तो लिहाजा ये भी मस्ट नहीं है। सो द मस्ट ऑप्शन इज जी प्लेज एट नंबर 7। तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन 8A का। दस ऑप्शन सी इज ट्रू, that is Z plays at number 7. Z plays at number 7. Z plays 7th must be true, तो ये इसका ऑप्शन, ये आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8B, हमारे पास ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, एक U यूनिवर्सल सेट, होल नंबर्स फ्रॉम 10 to 24, A सेट है इवन नंबर्स, B सेट है हमारे पास नंबर्स डिविजिबल बाई 5 और हमें यहाँ पे A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। U चूँकि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है जो कि सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, लिहाजा A और B दोनों जो सब सेट्स होंगे U के, तो हमने A सेट वो इवन नंबर्स होंगे जो 10 से 24 तक आते हैं और B सेट वो नंबर्स होंगे जो 5 पे डिवाइड होते हैं फ्रॉम 10 to 24। तो U सेट हम लिख लेंगे इसके तमाम नंबर्स न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, 10, 11, 12, 13, 14, ये तमाम होल नंबर्स अप टू 24 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया U जो कि लार्जेस्ट सेट होता है। इसके दो सबसेट्स हैं A एंड B। A सेट के अंदर इवन नंबर्स, तो इस U में से इवन नंबर्स हम लिख लेंगे सेट A के अंदर। इवन नंबर्स हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो ये हमारा सेट A बन जाएगा। सेट B है हमारे पास नंबर्स डिविजिबल बाई 5। अब U में से हम वो नंबर्स ले लेंगे जो 5 पे डिवाइड होते हैं, तो एक हमारे पास 10 आ जाएगा जो 5 पे डिवाइड होता है, 15 आ जाएगा एंड लास्टली 20 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर जो 5 पे डिवाइड होते हैं U में से, ये हमारा सेट B बनाएंगे। अब हमने A और B का इंटरसेक्शन लेना है, सेट A एंड B का इंटरसेक्शन। वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में जो दो सेट A और B दोनों में कॉमन है, A में भी मौजूद है, B में भी मौजूद है। तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स 10 दोनों सेट्स में A और B में मौजूद है और 12 ये हम सेट A लिख लेंगे, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इंटरसेक्शन सेट B लिख लेंगे, 10, 15, 20। अब 10 दोनों सेट्स में कॉमन है और 20 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल्स टू 10 एंड 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8B, आंसर आ गया। 8C क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम, A रिप्रेजेंट्स अमेरिकन्स, S रिप्रेजेंट्स साइंटिस्ट एंड P रिप्रेजेंट्स पॉलिटिशियंस। ये 3 सेट्स हमें दिए गए हैं अमेरिकन्स, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस के। अमेरिकन्स में A, B, C, D ये एलिमेंट्स हैं, साइंटिस्ट में
ए डी ई एफ ये एलिमेंट्स हैं, और पॉलिटिशियन में हैं ए बी जी एंड एफ। पहला क्वेश्चन हमारा अमेरिकन दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। हमने अमेरिकन और पॉलिटिशियंस का इंटरसेक्शन ले लेना है जिसमें ए और बी आ जाएगा, अमेरिकन और पॉलिटिशियन का इंटरसेक्शन। बट नॉट साइंटिस्ट, तो इसमें से हमने साइंटिस्ट को माइनस कर देना है, डिलीट कर देना है, बट नॉट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट वाला पोर्शन जो है उसे डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जो हाईलाइटेड है पोर्शन येलो में शेड में, यानी कि बी। ये हमने इसको शेड कर दिया, ये इसका आंसर आ गया पार्ट फर्स्ट का। दीज आर अमेरिकन्स, दोज अमेरिकन्स विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। इसको सेट्स की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सेट्स में ए रिप्रेजेंट अमेरिकन्स, तो ए सेट हमारे पास क्या है जी, ए में ए बी सी एंड डी ये 4 एलिमेंट्स हैं। ए अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है, बी सी और डी अमेरिकन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में, ये एलिमेंट्स हैं। देन हमारे पास है जी साइंटिस्ट, एस से डिनोट करते हैं जी। साइंटिस्ट के सर्कल में ए टी ई और एफ लिखा हुआ है, साइंटिस्ट एस के सर्कल में, तो ये ए डी ई एफ आ जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिशियंस को पी से रिप्रेजेंट किया गया, तो पी का सर्कल जो है पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉलिटिशियन के सर्कल में पी के सर्कल में है जी ए बी एफ एंड जी, ए बी एफ एंड जी, ये पी आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस, इसका मतलब है अमेरिकन्स और पॉलिटिशियंस का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन पी। अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस मीन्स intersection of Americans and politician, A and intersection of A and P. Americans, those are politicians, equals to Americans, those are politicians, equals to A intersection P. A for Americans, P for politicians, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब A इंटरसेक्शन P A सेट के अंदर है, ए और बी दोनों में कॉमन है, ए अमेरिकन्स में भी है, ए में भी है, पी में भी है, इस तरह बी ए और पी दोनों सेट्स में, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब क्वेश्चन हमारा था अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट, तो अब हम लिखते हैं अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। अमेरिकन्स दोज आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट, बट नॉट साइंटिस्ट। तो हम ये जो ए इंटरसेक्शन पी लिया है इसमें से साइंटिस्ट के एलिमेंट्स के साथ इसको माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन पी, इसमें से साइंटिस्ट एस सेट जो है उसको माइनस कर देंगे, माइनस एस। अब ए इंटरसेक्शन पी का आंसर है ए बी, जबकि इसमें से माइनस करना हमने एस सेट, और एस सेट हमारे पास ए डी ई एफ। अब एस सेट के जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन पी में मौजूद है वो हम क्रॉस कर देंगे। सेट एस में से ए मौजूद है जो कि इंटरसेक्शन में भी है, क्रॉस कर दिया। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट एस का जो कि ए इंटरसेक्शन पी में मौजूद हो, तो जो बाकी क्रॉस नहीं हुए हैं ए इंटरसेक्शन पी के, वो आंसर आ जाएगा यानी कि बी। तो ये इसका आंसर आ गया बी, सेट ए इंटरसेक्शन पी के वो एलिमेंट जो क्रॉस नहीं हुए, तो ए इंटरसेक्शन पी का बी एलिमेंट क्रॉस नहीं हुआ था, वो इसका आंसर आ गया, जो कि हम शेड भी कर चुके हैं इससे पहले। अब सेकेंड पार्ट, साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट अमेरिकन्स। तो हम लेते हैं पहले साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट अमेरिकन, बट नॉट अमेरिकन, बट नॉट अमेरिकन्स। तो हम इसे लिख लेंगे, साइंटिस्ट एस से डिनोट कर रहे हैं, विच आर पॉलिटिशियंस इसका मतलब एस और पी का इंटरसेक्शन, एस इंटरसेक्शन पी, बट मीन्स माइनस, नॉट अमेरिकन्स यानी कि ए को माइनस कर दिया। अब एस इंटरसेक्शन पी हमने फाइंड करना है। ग्राफिकली हम यहाँ पे पहले एस और पी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एस और पी के इंटरसेक्शन को हाईलाइट करते हैं, येलो शेड कर देते हैं, ये हमारे पास एस और पी का इंटरसेक्शन, येलो शेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ये दोनों में कॉमन है, एस और पी के अंदर दोनों सर्कल्स में कॉमन ए एंड एफ। बट नॉट अमेरिकन्स, तो अमेरिकन्स को माइनस कर देंगे, अमेरिकन्स को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास जो हाईलाइटेड पोर्शन बच गया वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, दोज पर्सन विच आर साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियंस बट नॉट अमेरिकन। तो ये उन साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि पॉलिटिशियंस तो हैं बट अमेरिकन नहीं है। तो अब हम इसको मेंबर्स से एलिमेंट के वाइज भी हम इसको फाइंड कर लेते हैं, एस और पी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, एस सेट पी सेट लिख लिया, ए बी एफ जी,
ABFG। अब दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ले लेंगे। A दोनों में कॉमन है, F दोनों में कॉमन है, A और F दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे S इंटरसेक्शन P के A F। अब यहाँ पे ये S इंटरसेक्शन P की जगह पे लिख देंगे हम AF, और इसमें से माइनस करना है अमेरिकन का सेट A, यानी कि ABCD। अब ABCD में से वो एलिमेंट्स जो S इंटरसेक्शन P में भी मौजूद हैं वो क्रॉस कर देंगे। तो A एलिमेंट था A सेट का जो कि S इंटरसेक्शन P में मौजूद था, वो क्रॉस हो गया, तो बाकी जो बच गया वो F, और वो ऑलरेडी हम शेड भी कर चुके हैं, तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर्स आ गए दोनों क्वेश्चंस के। तो ये था हमारा 8 का C पार्ट। अब हम बात करते हैं 8 का D पार्ट की। ईच पैकेट ऑफ वॉशिंग पाउडर कैरीज अ टोकन and 4 token can be exchanged for free packet. How many free packets will be received if I buy 64 पैकेट? अगर 64 पैकेट्स बाय किए जाएं तो कितने फ्री पैकेट्स उसके बदले में मिलेंगे, वो हम फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स बॉट, कितने पैकेट्स हमने बाय किए हैं, वो 64 हैं। अब हर पैकेट में एक टोकन है, तो 64 पैकेट्स में कितने टोकन होंगे? 64 पैकेट्स कंटेन 64 tokens. 4 tokens can be exchanged for a free packet. 4 tokens can be exchanged for a free packet. अब 64 पैकेट्स में 64 टोकन्स मिले थे, हर 4 टोकन के बदले में हमें एक फ्री पैकेट मिलेगा, और 64 पैकेट्स कंटेन 64 tokens. 64 packets contain 64 tokens. So 64 tokens can be exchanged for 64 tokens can be exchanged for 64 डिवाइड बाई, चूँकि 4 टोकन्स का एक पैकेट मिलता है फ्री पैकेट, तो 4 पे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ टोकन्स को, तो 64 टोकन्स को 4 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे हमें 16 फ्री पैकेट्स मिलेंगे 64 टोकन्स के बदले में। 64 टोकन कैन बी एक्सचेंज फॉर 16 फ्री पैकेट्स। अब ये जो फ्री पैकेट्स हैं इनमें से फिर टोकन्स निकलेंगे, उनको दोबारा से हम फ्री पैकेट्स के बदले एक्सचेंज करवा सकते हैं। सो दीज 16 free packets contain 16 tokens. So these 16 free packets contains another 16 tokens. 16 free packets brings another 16 tokens, and these 16 tokens can be exchanged for other these 16 tokens can be exchanged for these 16 tokens can be exchanged for 16 ओवर, चूँकि हर 4 टोकन्स के बदले में एक फ्री पैकेट है, तो इनको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, तो 4 फ्री पैकेट्स, 4 मोर फ्री पैकेट्स हमें मिल जाएंगे। एंड दीज 4 फ्री पैकेट्स कंटेन्स अदर 4 टोकन्स। These 4 free packets contains 4 more tokens. These 4 packets contains or brings 4 more tokens. And these 4 tokens can be exchanged for 1 more free packet. These 4 tokens can be exchanged. These 4 tokens can be exchanged for 1 more free packet. 4 डिवाइड बाई 4, इनको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, 1 more free packet. अब हम इनको दोबारा से फर्दर, चूँकि हमारे पास 4 से कम पैकेट्स रह गए हैं, फ्री पैकेट मिले हमें, तमाम टोकन्स को हम एक्सचेंज करवा चुके हैं, लिहाजा अब हमें फ्री पैकेट मज़ीद नहीं मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्री पैकेट्स को हम ऐड अप कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ फ्री पैकेट्स विल बी इक्वल्स टू 16 पहले हमें मिले हैं, फिर 4 मिले हैं, फिर 1 पैकेट मिला है, तो 16 + 4 + 1, तो 21 फ्री पैकेट्स हमें टोटल मिलेंगे अगर हम 64 पैकेट्स जो हैं वो वॉशिंग पाउडर के बाय करते हैं, तो वी कैन एक्सचेंज 21 फ्री पैकेट। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।